आज का जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, ठीक है। ये कौन बनाएगा भाई? पहली बात तो ये याद रखना कि भारत का पहला होगा, भारत का पहला होगा। दूसरी चीज याद रखना है आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस, इन दोनों ने ये दोनों मिलके काम करेंगे, विकसित करेंगे। टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। क्या काम करेगा भाई ये? चुंबकीय क्षेत्र की तस्वीर, चुंबकीय क्षेत्र की तस्वीर तैयार कर सकेगा, तैयार कर सकता है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की अगर तस्वीर तैयार कर सकता है तो मतलब है ये सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर चिप इमेजिंग टूल है। एक चीज तो नहीं समझे सर ये वाला। ठीक है, यह चिप्स को बिना नुकसान पहुंचाए, चिप्स को बिना नुकसान पहुंचाए मैप कर सकता है, मैप कर सकता है। चिप की विफलता को कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की ऊर्जा दक्षता में सुधार किया जा सकता है इसकी मदद से। आगे लिखिएगा, इसके निर्माण को इसके निर्माण को दूसरी क्वांटम क्रांति का हिस्सा माना जा रहा है, ठीक है। हो गया भाई। अगला जी टॉपिक है सर। ढोल। अगला टॉपिक है ढोल। लिखिएगा, 28 मई को 28 मई को विश्व ढोल दिवस, विश्व ढोल दिवस मनाया जाता है। 28 मई को ढोल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 28 मई को विश्व ढोल दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ब्रैकेट में प्रत्येक वर्ष लिख लीजिए। ये क्या है भाई? ढोल के बारे में लिखिएगा, अधिकतर दक्षिण एशियाई देशों में पाया जाने वाला मध्यम आकार का कुत्ता है। देखो, अधिकतर दक्षिण एशियाई देशों में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक कुत्ता है जिसे सोन कुत्ता भी कहते हैं। सोन कुत्ता भी, जी सर। सोन कुत्ता सामाजिक जानवर है भाई, सामाजिक जानवर है, झुंड में रहता है, शिकार करता है।
ये ना जो शिकार का पीछा करते ना, सूंघने की शक्ति या घ्राण से शिकार का पीछा करते हैं। वैज्ञानिक नाम लिखिएगा। वैज्ञानिक नाम कुओन अल्पाइनस। कुओन अल्पाइनस। इसके अन्य नाम भी हैं। एशियाई जंगली कुत्ता, एशियाई जंगली कुत्ता, भारतीय जंगली कुत्ता, ढोल, लाल कुत्ता, जंगली कुत्ता। इसके कई सारे नाम हैं। ठीक है। संरक्षण की स्थिति की बात करें, संरक्षण की स्थिति देखें तो IUCN में क्या है? लुप्त प्राय, लुप्त प्राय है। साइट्स, साइट्स के परिशिष्ट वन में है। और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में है। भारतीय वन्य जीव अभयारण्य संरक्षण अधिनियम 1972 की सर अनुसूची। एक बार रिपीट कर दीजिए सर। परिवेश लिख लो इनके। परिवेश भारत में देखा जाए तो कहां कहां पाया जाएगा? हिमालय की ऊंचाई से लेकर, ऊंचाई से लेकर, ऊंचाई से लेकर मैदानी इलाकों तक, मैदानी क्षेत्र तक पाया जाता है। विश्व में देखें तो विश्व में कहां मिलेगा? मध्य पूर्व एशिया, चीन और मलेशिया, चीन और मलेशिया। ठीक है, याद रखना। खतरा किस चीज से है इनको? खतरा किस चीज से है? निवास स्थान की हानि, निवास स्थान की हानि, शिकार आधार की कमी, निवास स्थान की हानि, शिकार आधार की कमी, पशु मानव संघर्ष, पशु मानव संघर्ष, बीमारी तथा संक्रमण। ठीक है। लाहौर घोषणा पत्र, लाहौर घोषणा पत्र 1999। ठीक है। किसके किसके बीच में था ये? उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? भुट्टो सर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल जी थे। ओके, ये हमें याद रखना है खाली। इस पे समझौता कब हुआ था? समझौता कब हुआ? 21 फरवरी 1999 को दोनों प्रधानमंत्रियों के द्वारा समझौता किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है। उद्देश्य क्या था इस समझौते का? दोनों देशों के बीच
शांति व स्थिरता लाना। ठीक है, हमें इतना याद रखना है बस। भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 11 मई और 13 मई 1998 को। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति के नाम से। ठीक है ना। तो भारत के परीक्षण के जवाब में पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया 28 मई को ही। ठीक है, तो उसके बाद दोनों देशों ने निर्णय लिया होगा कि भाई समझौता करते हैं, है ना, शांति वांति। तो वो तनाव जो था उसको दूर करना था। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में लाहौर में एक बैठक हुई और दोनों की तरफ से उस लाहौर के जो घोषणा पत्र था उस पर साइन किया गया। और जो लाहौर घोषणा पत्र है वो किसके लिए था? शांति और स्थिरता को बरकरार रखने से संबंधित था। ठीक है। अरब लीग, अरब लीग के बारे में लिखो भाई। ठीक है, लिखिए अरब लीग। ये क्या है भाई? गठन हुआ है 1945 1945 में। महीना है मार्च का, तारीख है 22। ठीक है, क्या है ये अरब लीग? क्या है लिख लीजिए, मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में अरब राज्यों का क्षेत्रीय संगठन है। अरब राज्यों का मतलब मध्य पूर्व अफ्रीका भी उसमें शामिल है। ठीक है, मतलब अरब अफ्रीका का भी देश शामिल है उसमें, क्षेत्र शामिल है, ये सब। ठीक है, सर फुल हिस्से में अरब लीग का उद्देश्य लिखिएगा। अरब हितों को बढ़ावा देना, अरब हितों को बढ़ावा देना, अपने सदस्यों के बीच, अपने सदस्यों के बीच राजनीतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम को समन्वय प्रदान करना। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय है काहिरा में। काहिरा कहाँ है? काहिरा कहाँ भाई? मिस्र के राजधानी सर। ठीक है, यहाँ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आधिकारिक भाषा जाहिर सी बात है अरबी होगी भाई, है ना। इसमें कितने सदस्य हैं? टोटल 22 सदस्य हैं। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे देखें तो संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? संस्थापक सदस्य कौन कौन हैं? मिस्र, सीरिया और इराक, ये संस्थापक सदस्य हैं। इसके अलावा पर्यवेक्षक सदस्य भी इसके हैं। पर्यवेक्षक सदस्य कितने हैं? 4। इनके नाम क्या हैं? तो लिख लीजिएगा, ब्राजील, इरिट्रिया, भारत और वेनेजुएला। ठीक है, ये पर्यवेक्षक सदस्य हैं। ओके, पर्यवेक्षक मतलब कैसे? सर ब्राजील हाल में अरब लीग ने, हाल ही में अरब लीग ने बहरीन में शिखर सम्मेलन के दौरान जारी मनामा घोषणा पत्र के माध्यम से फिलिस्तीनी क्षेत्रों में
फिलिस्तीनी क्षेत्रों में। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के तैनाती की मांग की। ठीक है, एक नया टॉपिक है, कुनमिंग कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा। ये क्या है, लिखिएगा। दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन लिख सकते हैं COP15 में 196 देशों को अपनाया गया। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 में 196 देशों द्वारा, 196 बोल रहे भाई, 196 देशों द्वारा अपनाया गया। लिखिएगा अलग से, यह प्रकृति के साथ, यह प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने वाले, सद्भाव में रहने वाले विश्व के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप, महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार करता है, तैयार करता है। ठीक है, हो गया। लिखिएगा अलग से फिर से, 2050 के लिए 4 लक्ष्य। सर 4 लक्ष्य बोले। और 2030 के लिए, 2030 के लिए 23 लक्ष्य शामिल हैं। वैसे इसके प्रमुख लक्ष्य क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। जैव, पहला लिखिएगा, जैव विविधता के लिए खतरों को कम करना, जैव विविधता के लिए खतरों को कम करना, पहला पॉइंट, जैव के लिए, जैव विविधता के लिए खतरों को कम करना। दूसरा लिखिएगा, टिकाऊ उपयोग, टिकाऊ उपयोग, लाभ साझाकरण, लाभ साझाकरण के माध्यम से, माध्यम से लोगों की आवश्यकता को पूरा करना, लोगों की आवश्यकता को पूरा करना। अगला भी लक्ष्य लिख लीजिएगा, कार्यान्वयन, कार्यान्वयन और मुख्य धारा में लाने के लिए, कार्यान्वयन और मुख्य धारा में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए उपकरण को जोड़ना, उपकरण को जोड़ना तथा समाधान करना। ठीक है, हो गया। जी सर, वेरी गुड, ठीक है। प्रवाह ऐप लिखिए ना जल्दी, प्रवाह ऐप लिखिए।
रिसर्च ऑफिसर। हाँ, ये क्या है भाई? PRAVAAH, प्रवाह, किसके द्वारा जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है? RBI द्वारा। ये याद रखना है। क्यों जारी किया गया? सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के लिए, खरीद बिक्री के लिए जारी किया गया है। फुल फॉर्म क्या है इसका? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस, ठीक है, वेरिफिकेशंस, वेरिफिकेशंस एंड, सॉरी, एंड क्लियरेंसेस, क्लियरेंसेस, ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका, ये लिख लिए, सॉरी, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशंस, वेरिफिकेशंस एंड क्लियरेंसेस, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, एक चीज और लिखना चाहिए इसमें, रिटेल डायरेक्ट पोर्टल लिखिएगा तो क्या है? एक लिखिएगा रिटेल डायरेक्ट पोर्टल, ये क्या होता है? लिखिएगा खुदरा निवेशकों को, खुदरा निवेशकों को आरबीआई के साथ, आरबीआई के साथ खुदरा प्रत्यक्ष, खुदरा प्रत्यक्ष सरकारी प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति खाते खोलने की सुविधा प्रदान करता है। सरकारी के बाद क्या बोले हैं सर? सरकारी प्रतिभूति, ये लिखे थे ना, प्रतिभूति, लिखिएगा, अलग से पॉइंट लिखिएगा, खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत, सॉरी सॉरी, अलग से मत लिखिए, उसी में लिखिएगा, जो कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत, जो कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत सुविधा दी गई है। इसकी शुरुआत लिख लीजिए, तो शुरुआत कब हुई थी इसकी? नवंबर 2021, अलग से लिखिएगा, यह खुदरा निवेशकों को, यह खुदरा निवेशकों को प्राथमिक नीलामी में, प्राथमिक नीलामी में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने के साथ साथ, सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने के साथ साथ द्वितीयक बाजार में, द्वितीयक बाजार में खरीदने और बेचने की सुविधा देता है, खरीदने और बेचने की सुविधा देता है, ठीक है। ओके। इसमें लिखिएगा जी सेक ऐप, जी सेक ऐप, ये क्या है भाई? आरबीआई ने, आरबीआई ने अपनी रिटेल, अपनी रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया, ठीक है। इसका काम क्या है? लिखिएगा खुदरा निवेशकों के लिए, खुदरा निवेशकों के लिए, लिखिएगा
खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाना। ठीक है, हो गया। इसमें एक शब्द लिखिएगा, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल खुदरा निवेशकों को सर क्या है? है ना, खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाना। हो गया। ट्रेजरी बिल लिखिएगा, क्या होता है? 12 सर ये महीने लिखवाए हैं। 12 महीने से कम समय के लिए 12 महीने से कम समय के लिए जारी की जाने वाली अल्पकालिक प्रतिभूति है। और बगल में यही बॉन्ड भी लिख लो। बॉन्ड बॉन्ड क्या सर है? अल्पकालिक के बाद क्या बोले? अल्पकालिक प्रतिभूति है। बॉन्ड लिखिएगा, दीर्घकालिक अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। हो गया। हो गया भाई। बॉन्ड जो होता है वो दीर्घकालिक अवधि के लिए जारी किया जाता है। ओके। अच्छा, सरिस्का बाग अभयारण्य कहाँ है? ये राजस्थान है। राजस्थान में अजमेर में, हैं? अलवर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, एक लाइन लिख लीजिएगा, सरिस्का बाघ अभयारण्य में, एक लाइन खाली लिखना है। सरिस्का बाघ अभयारण्य में अवैध खनन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंद करने का आदेश दिया गया। ठीक है, बस इतना ही, इसके अलावा और कुछ नहीं। सर अवैध खनन को लेकर सरिस्का कहाँ है? अलवर जिला में। ठीक है। इसके बारे में फिलहाल हम पहले लिखवा चुके हैं आप सबको, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लिखवा चुके हैं। ठीक है भाई। एक फिलाडेल्फी कॉरिडोर, एक टॉपिक लिख लो। रहने दीजिए ना सर, कल करवा दीजिएगा। फिलाडेल्फी कॉरिडोर इजराइल ने, चर्चा में क्यों रहा? इजराइल ने कब्जा किया है, इजराइल ने नियंत्रण कर लिया। ठीक है ना, ये याद रखना है। इस पर नियंत्रण से क्या हो जाएगा? गाजा पर पूरा नियंत्रण, गाजा पर पूर्ण नियंत्रण। ये मिस्र से गाजा जाने वाली रास्ता है ना सर? लिखिएगा, इसे फिलाडेल्फी रूट भी कहा जाता है। फिलाडेल्फी रूट भी कहते हैं। ठीक है। और ये ना गाजा मिस्र के बीच में सीमा क्षेत्र पर कितना? 14 किलोमीटर लंबी पट्टी है ये। ठीक है। इसके उत्तर में क्या है? भूमध्य सागर। उत्तर में है भूमध्य सागर, लिख लो ऐसे। दक्षिण में क्या है? इजराइल है। पूरब में गाजा है और पश्चिम में क्या है? मिस्र है। ठीक है, हो गया। यस सर। का जो टॉपिक है, लघु वनोपज। क्या है ये लघु वनोपज?
लिखिएगा, ओडिशा में आदिवासी लोग केंदू केंदू पत्ता केंदू पत्ता को बेचने के लिए वन विभाग से मंजूरी पाने का संघर्ष कर रहे हैं, जो कि एक लघु वन उपज है। ठीक है, सर मंजूरी पाने के बाद आगे क्या बोले? मंजूरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो कि एक लघु वन उपज है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम लघु वन उपज को वनों से उत्पादित किसी भी गैर काष्ठीय वन उत्पाद के रूप में उपज के बाद क्या बोले? उपज को वनों से उत्पादित किसी भी गैर काष्ठीय वन उत्पाद के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है? बांस, बेंत, तसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, केंदू के पत्ते, औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां, जड़ें, कंद और अन्य वस्तुएं। ठीक है, ये सब लघु वन उपज में आती हैं। मतलब ऐसा बोला जाए कि लकड़ी को छोड़कर अन्य जो सभी प्रकार के वन उत्पाद हैं वो सब लघु वन उपज में शामिल होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर, होगा। अब लिखिएगा वन अधिकार अधिनियम। ये वन अधिकार अधिनियम 2006 क्या है? 2006 क्या है ये? बिल्कुल लिखिएगा, वन में रहने वाले आदिवासी समुदाय और अन्य पारंपरिक वनवासियों को ऐसे वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देता है जिस पर ये समुदाय आजीविका, आवास और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर थे।
हो गया यहाँ तक? सर लास्ट में सर विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर थे। मतलब ये जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है, जिसको FRA भी बोलते हैं, इसको FRA भी बोलते हैं, इसके माध्यम से जो समुदाय किसी जंगली क्षेत्र में रह रहा है, जनजातीय समुदाय किसी जंगली क्षेत्र में रह रहा है, उसके लिए उन अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास करता है, कि उन अधिकारों को संरक्षित करता है कि जिसके माध्यम से इन लोगों को पेड़ काटने को छोड़कर, लकड़ी के अलावा उस जंगल क्षेत्र से, उस वन क्षेत्र से जो भी चीजें मिलती हैं, उन सब पर इनका अपना आजीविका करने का अधिकार है। ठीक है, वहां पे इनको रहने का भी अधिकार है, नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, सर कि ये जो अधिनियम है इस बात की गारंटी देता है कि जो वन क्षेत्र में वनवासी समुदाय या अन्य जो पारंपरिक समुदाय रह रहा है, वो अपनी आजीविका के लिए वन उत्पादों पर निर्भर रह सके। ठीक है, वन उत्पादों पर निर्भरता को बरकरार रखने से संबंधित है ये अधिनियम, सिवाय लकड़ी काटने के। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें जो आपको टसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदुक पत्ता, औषधि पौधा, जड़ी बूटी, जड़, कंद, ये जो कुछ चीजें हैं, इन सब से जंगल को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, बात समझ आए ना? ध्यान रखिएगा। अच्छा, केंदुक पत्ता होता क्या है? सर जो बीड़ी बनता है ना सर, वो तेंदुए के पत्ता से। केंदुक पत्ता के बारे में लिख लो, होता क्या है केंदुक पत्ता? इसको तेंदु का पत्ता बोलते हैं, तेंदु का पत्ता बोलते हैं। डायोस्पायरस, डायोस्पायरोस, पायरोस है, मेलानोक्सिलॉन, मेलानोक्सिलॉन, ये भी नाम इसके हैं। ये एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद है भाई। ओडिशा में विशेष रूप से मिलता है ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके सर ये उत्पादन डायोस्पायरोस लिखे हैं। डायोस्पायरोस, मेलानोक्सिलोम। उत्पादन में MP सबसे आगे, CG दूसरे नंबर पे, उसके बाद आता है अपना उड़ीसा। उत्पादन में लिख लो। ठीक है, अब लिख सकते हैं बेलांगीर जिला। बेलांगीर जिला मतलब उड़ीसा में है। केंदु का पत्ता क्या है? भारत का सबसे अच्छा है माना जाता है। ठीक है, हो गया। अगला टॉपिक लिखिएगा, काजा सम्मेलन 2024। सर उत्पादन में MP और क्या है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। छत्तीसगढ़। हाँ, ठीक है। कहां पर हुआ ये काजा सम्मेलन? लिविंग स्टोन, जाम्बिया। ठीक है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिख लेना तो, कावांगो, कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र। ठीक है, ओके। वैसे इसका पूरा नाम है KAZATFCA। ठीक है, सर क्या लिखे? माम्बिया। लिखिएगा। अच्छा, इस सम्मेलन में क्या हुआ? सम्मेलन में लिख लीजिएगा, प्रतिनिधियों ने वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय
और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स। सर लुप्त के बाद क्या बोले, आपका आवाज कटता है। लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स है इसका, से बाहर निकलने का आह्वान किया। ठीक है, काजा के बारे में लिख लीजिएगा, काजा KAZA, इसके बारे में लिखिएगा 5.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 5.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला वन्य जीव अभयारण्य है। कौन कौन से देश में आता है फैला हुआ ये? अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। इन 5 देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। इन 5 देशों के अलावा ओकावांगो और जाम्बेजी नदी, ये दोनों भी इसके साथ सीमा अपनी साझा करते हैं। ठीक है, अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप में देखा जाए तो कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा? अफ्रीका महाद्वीप में अगर देखें तो ये आपको मिलेगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका वाले क्षेत्र में। जैसे अगर हम अफ्रीका का मानचित्र बनाएं, अफ्रीका महाद्वीप का, तो ऐसे ना अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र है ना, ये वाला जो एरिया है ना, इस वाला एरिया में है ये। ठीक है भाई, समझ में आया? चलो ठीक है, लिखिएगा ये पांचों देश दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर अफ्रीकी हाथियों के आबादी का 2/3 से ज्यादा का आवास स्थल है। 2/3 से ज्यादा का आवास स्थल है। ठीक है, अफ्रीकी हाथियों के आबादी का 2/3 आवास स्थल है। ठीक है, ओके। अब लिखिएगा, अगला टॉपिक है आपका लिग्नोसाइट। ठीक है, लिग्नोसाइट ये क्या है? लिखिएगा जापान द्वारा निर्मित लकड़ी का उपग्रह है। ठीक है, और ये विश्व का पहला है। किसके द्वारा निर्मित है? जापान द्वारा। ठीक है, जापान द्वारा निर्मित है, विश्व का पहला है, लकड़ी का बना हुआ है। क्यों बनाया इसने? अंतरिक्ष मलबे की चुनौती से निपटने के लिए। ठीक है, अंतरिक्ष मलबे की चुनौती से निपटने के लिए। किसने बनाया? तो एक तो है क्योटो विश्वविद्यालय और साथ में है सुमितोमो फॉरेस्ट्री। इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। ठीक है, याद रखना इसे। ठीक है, और सुमितोमो फॉरेस्ट्री के बारे में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं काष्ठीय उत्पादों से जुड़ी कंपनी,
ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है। प्रक्षेपित कहाँ से किए जाने का प्लान है? कैनेडी स्पेस सेंटर, कैनेडी स्पेस सेंटर, स्पेस एक्स रॉकेट। कब प्रक्षेपित किया जाना है? सितंबर तक की बात है कि सितंबर तक प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। ठीक है। किसका उपयोग किया गया है? मैग्नोलिया लकड़ी का, मैग्नोलिया लकड़ी का उपयोग किया गया इसमें। ठीक है, ये बात भी हमें याद रखनी है। अच्छा, इसी का यूज क्यों किया गया? सर ये क्या बताए हैं? कैनेडी मैग्नोलिया। एक्सप्रेस नहीं सर, उसके ऊपर ठीक क्या है, किया गया है सर? आगे लिखिएगा। अच्छा, क्यों इसका यूज, क्यों इसी का यूज क्यों किया गया? ज्वलनशील गुणों के कारण, गुणों के कारण उपयोग किया गया इसका। ये भी लिख लेना। ठीक है, ये हमें याद रखना है। एक चीज और लिख सकते हैं, भविष्य में, भविष्य में यह, भविष्य में यह पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल उपग्रहों की एक नई पीढ़ी का मार्ग, एक नई पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ठीक है। ओके, हो गया। गोल्डन राइस का जो जय सुरक्षा परमिट है ना, वो रद्द करने की बात की गई है। उसका जय सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया गया है। गोल्डन राइस इसलिए चर्चा में रहा है। ठीक है, सर ठीक है। अगला टॉपिक लिखिएगा, ड्रोन वॉल, ड्रोन वॉल। क्या है ये? लिखिएगा। रूस के साथ, रूस के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में, रूस के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में 6 नाटो देशों ने, 6 नाटो देशों ने अपनी सीमाओं पर सर ड्रोन, तनाव के बाद क्या? सर एक वर्ड छूट गया है सर। तनाव के जवाब में 6 नाटो देशों ने अपनी सीमाओं पर ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की, ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की। अच्छा, ड्रोन दीवार बनाएंगे तो उसका काम क्या होगा? जाहिर सी बात है, निगरानी रखेगा वो, है ना। तो ये हमें याद रखना है। और ये 6 नाटो देश कौन कौन से हैं ये लिख लो, इनके नाम लिख लो। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ये 6 देश हैं इसमें शामिल हैं। ठीक है ना, बस हो गया। अगला टॉपिक लिखिएगा, कोलंबो प्रोसेस। कोलंबो प्रोसेस क्या है? लिखिएगा। 2024 से 26 के लिए, 2024 से 26 के लिए भारत, भारत इसके अध्यक्ष पद का
इसके अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है, ऐसे लिखो। हो गया, पदभार ग्रहण किया है। जो कि एक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी श्रमिक मूल देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है। ठीक है, हो गया। चलिए, कोलंबो प्रोसेस क्या है? स्थापना लिख लीजिए 2003। श्रीलंका की राजधानी थी कोलंबो ना, ये कोलंबो में लॉन्च हुआ। ठीक है, ऊपर हमने लिखवा दिया है कोलंबो प्रोसेस दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी श्रमिक मूल देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया। इसमें क्या किया जाता है? श्रमिकों को विदेशों में भेजने के संबंध में बातचीत होती है। ठीक है, इसके माध्यम से। कोलंबो प्रोसेस में कौन कौन से देश शामिल हैं ये लिख लो। कौन कौन से देश आते हैं लिख लो तो। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। कितने देश हुए अभी? ये भारत के आसपास के देश हैं। भारत सहित भारत के आसपास के देश नाम याद रखो। भारत के साथ साथ भूटान नहीं है। भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। 6 देश हैं ये। 7 देश हैं। श्रीलंका भी बगल में ही है। अब इनके अलावा और कौन कौन से देश हैं तो लिख लो। इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, अब ये सभी देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब लिखिएगा सस्टेनेबिलिटी, अगला टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी। चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड किसको मिला है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को दिया गया है ना। 2024 भी लिख लो इसको मिला हुआ है। ठीक है, याद रखना। आयोजन कहाँ किया गया? IIT गोवा में किया गया। ठीक है, अब ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के बारे में भी लिख लो। इसकी स्थापना लिख लो। स्थापना लिख लो 1969, नई दिल्ली मुख्यालय है इसका। ये भाई महारत्न श्रेणी की कंपनी है। ठीक है, अच्छा, महारत्न के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, है ना। महारत्न के बारे में हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। सर नेटवर्क ही छोड़ दिया था। श्रेणी का दर्जा इसको मिला हुआ है। ठीक है, लिख लीजिएगा अलग से फिर। यह आरबीआई के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कॉमा सार्वजनिक वित्तीय संस्थान
सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, कॉमा इंफ्रास्ट्रक्चर। एक मिनट रुकिए। सर फिर से बोल दीजिए या लिख दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय संस्थान, सॉरी फाइनेंस कंपनी के रूप में पंजीकृत है। मतलब ग्रामीण विद्युतीकरण जो निगम है ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में भी पंजीकृत है आरबीआई के पास, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में भी पंजीकृत है आरबीआई के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में भी पंजीकृत है आरबीआई के पास। ठीक है, जो कि देश में विद्युत अवसंरचना क्षेत्र को वित्त पोषित करता है। विद्युत अवसंरचना क्षेत्र को वित्त पोषित करता है, जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा, लाइट चला गया मेरे साइड। इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, हरित हाइड्रोजन शामिल है। ठीक है, ओके। अलग से लिखिएगा, अलग से लिखना। यह प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको हम बोलते हैं सौभाग्य हो गया। इस लिख लो तो थोड़ा सा जल्दी से। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना के लिए नोडल एजेंसी है। हो गया। एक और नाम लिख लीजिएगा, गीतानस नौसेदा। ठीक है, ये कौन है? लिथुआनिया के राष्ट्रपति बनाए गए भाई, लिथुआनिया के राष्ट्रपति बनाए गए, ये याद रखने की जरूरत है। ठीक है, पहली बार ये 2019 में चुने गए थे, इसका मतलब है दोबारा बने हैं। लिथुआनिया के बारे में लिख लो, लिथुआनिया के बारे में लिख लो। यूरोप में है, बाल्टिक सागर के तट पर, यूरोप में बाल्टिक सागर के तट पर है। सीमा लिख लो इसकी, लातविया, बेलारूस, पोलैंड और रूस से मिलती है। राजधानी क्या है इसकी? विनियस राजधानी है, और मुद्रा कौन सी है? यूरो। ठीक है, यहां पर एक नदी बहती है, नदी का नाम लिख लीजिएगा, नेमान नदी लिथुआनिया और रूस के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, ये जरूर लिख लो, नेमान नदी। ओके, और ये गिरती है बाल्टिक सागर में, ये भी ध्यान रखना। ओके,
एक नदी इसमें और है, वेंटा। वेंटा नदी भी बहती है, वेंता नदी भी यहीं पर बहती है, इसी देश में बहती है। एक नदी है नेरिस, नेरिस नदी है, इसके बारे में भी ध्यान रखना। ये आपको बेलारूस और लिथुआनिया में बहती हुई नजर आएगी, लिथुआनिया और बेलारूस में बहती हुई नजर आएगी नेरिस नदी। वैसे जो नेमान नदी है ना, नेमान नदी है, लिथुआनिया रूस के बीच में सीमा का निर्धारण भले करती है, लेकिन ये रूस, लिथुआनिया, सॉरी, उसके बीच में सीमा साझा करती है, लेकिन लिथुआनिया और बेलारूस के बीच में बहती है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या बताए थे? विल्नियस। विल्नियस सर। हाँ, ये विल्नियस है, सॉरी, सर मुद्रा क्या है? यूरो, यूरो। विल्नियस नदी है, और सॉरी, इसकी राजधानी है, और ये विल्नियस जो है ना, विल्नियस इसके किनारे पर है। किसके? नेरिस नदी के किनारे पर है विल्नियस, लिथुआनिया की राजधानी। ठीक है, नेरिस नदी के तट पर किस देश की राजधानी है? तो लिथुआनिया की। ओके, ये बात हमको याद रखनी है भाई। ओके, जी अच्छा, सर। एक यहाँ पे झील भी है, एक झील का नाम लिख लो, गॉल्व। गॉल्व झील है लिथुआनिया में, ये झील का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, बाल्टिक हाईलैंड। हाईलैंड मतलब उच्च भूमि। ये जो बाल्टिक उच्च भूमि है ना, ये लिथुआनिया के किधर देखने को मिलेगी? लिख लो, लिथुआनिया के दक्षिण पूर्व में है। ये भी याद रखने की जरूरत है हमको। हो गया भाई। सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी, और मृत्यु ग्रेच्युटी। लिखिएगा इसमें। केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की घोषणा की गई। ठीक है, फिर लिखिएगा, 7वें वेतन आयोग में क्या किया गया था? इसमें महंगाई भत्ता कितना किया गया था? 46 से 50% कर दिया गया। पहले 46 हुआ करता था, तो 7वें में 50% कर दिया गया। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि जब भी महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो ग्रेच्युटी की सीमा और भी जो अन्य प्रकार के भत्ते होते हैं वो अपने आप संशोधित होते ही हैं, हो ही जाते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। एक पॉइंट लिखिएगा, महंगाई भत्ते के बढ़ने के साथ, अलग से लिखिएगा, महंगाई भत्ते के बढ़ने के साथ सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी 25% हो गई है। ठीक है, तो इनकी अधिकतम सीमा कितनी हो गई? ये भी लिख लो, अधिकतम सीमा हो गई 20 से बढ़ा दिया गया, अब हो गई 25 लाख। 20 से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। और ये कब से प्रभावी मानी जाएगी? 1 जनवरी 2024 से प्रभावी। ठीक है, ये बात भी हमें याद रखनी है। ग्रेच्युटी क्या होती है? ग्रेच्युटी क्या होती है, इसके बारे में लिख लीजिएगा।
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत 1972 के तहत कोई कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए पात्र होता है, ठीक है, जो कि कर्मचारियों को लगातार कम से कम 5 साल तक, काम करने पर ही दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाएगा? जाहिर सी बात है भाई, कंपनी देगी, है ना? बात समझे? जो नियोक्ता होगा वो देगा कर्मचारियों को अपने, है ना? जी सर। हाँ, ब्रैकेट में लिख लो मृत्यु या विकलांगता को छोड़कर। इसे तब दिया जाता है, इसे कब दिया जाएगा किसी कर्मचारी को? जब वो अपना वो ले ले, क्या बोलते हैं, इस्तीफा दे दे, तब मिलेगा उसे, या फिर कर्मचारी रिटायर VRS। होता है तब मिलेगा उसे, ठीक है ना? ये सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त ग्रेच्युटी राशि आयकर से मुक्त होती है, ठीक है? ब्रैकेट में लिख लो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और अन्य सरकारी कर्मचारी। ई माइग्रेट परियोजना ये क्या है भाई? किसके किसके बीच समझौता हुआ है? समझौता लिख लो पहले तो। विदेश मंत्रालय के बीच हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। इन तीनों के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है ना? अब क्यों हुआ है? ई माइग्रेट सेवा प्रदान करने के लिए, ठीक है? इस समझौते में क्या किया गया है लिख लीजिए। विदेश मंत्रालय के पोर्टल को, ये एक पोर्टल होगा, विदेश मंत्रालय के पोर्टल को CSC पोर्टल के साथ, CSC के पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, ठीक है? हो गया? नागरिकों को दी जाने वाली सेवाएं CSC पोर्टल के साथ सर एकीकृत किया जाएगा, सेवाएं, ठीक है? कौन कौन सी सेवाएं दी जाएंगी भाई? लिखिए, आवेदकों के पंजीकरण की सुविधा, इसके अलावा आवेदकों के लिए आवश्यक
दस्तावेजों को अपलोड करने दस्तावेजों को अपलोड करने और संसाधित करने की सुविधा और संसाधित करने की सुविधा। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। प्रवासी श्रमिकों लिख लीजिएगा। पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों या आवेदकों द्वारा आवश्यक चिकित्सा तथा अन्य सेवाओं के लिए बुकिंग की सुविधा। क्या सर? पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों या आवेदकों द्वारा आवश्यक चिकित्सा तथा अन्य सेवाओं के लिए बुकिंग की सुविधा। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा। पूरे भारत में नागरिकों के बीच ई माइग्रेट सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। पूरे भारत में नागरिकों के बीच ई माइग्रेट सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, अच्छा, इस परियोजना के बारे में भी लिख लो थोड़ा सा। परियोजना के बारे में लिख लो, मतलब ई माइग्रेट परियोजना की बात कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। इसकी शुरुआत उत्प्रवास प्रक्रिया को ऑनलाइन सहज बनाकर प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने, तथा सुरक्षित और कानूनी प्रवास को कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी नियोक्ताओं कानूनी के बाद सर क्या है? कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी नियोक्ताओं तथा पंजीकृत भर्ती एजेंटों और बीमा कंपनियों को एक मंच पर लाने के लिए की गई थी। ब्रैकेट में लिख लो, उत्प्रवास जांच अपेक्षित देशों में जाने वाले श्रमिकों की सहायता के लिए। सर उत्प्रवास के बाद क्या बोले? उत्प्रवास के बाद उत्प्रवास जांच अपेक्षित देशों में जाने वाले श्रमिकों की सहायता के लिए। अब ये उत्प्रवास जांच अपेक्षित देश को क्या होते हैं भाई? अब उत्प्रवास जांच अपेक्षित देश क्या होते हैं, ये भी चाहो तो लिखो।
विदेशियों के लिए प्रवेश, विदेशियों के लिए प्रवेश और रोजगार संबंधी कड़े कानून जिस देश में नहीं है, और रोजगार संबंधी कड़े कानून जिस देश में नहीं है, साथ ही शिकायत निवारण के उपाय प्रदान नहीं करते, ठीक है ना, हो गया। साथ ही के बाद सर क्या है? साथ ही शिकायत निवारण के उपाय प्रदान नहीं करते, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या था? ये सर गांजा और मिस्र के बीच एक 13 किलोमीटर की सर 13 किलोमीटर का कॉरिडोर है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय जो सहायता दी जाती है इसी के माध्यम से दी जाती है सर। इजराइल पर नियंत्रण किया जाता है। ओके, ठीक है। क्या रामसर साइट? हाँ, लिखो। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, इसके बारे में लिख लो। रामसर स्थल की मान्यता कब मिली भाई? याद रखना, जून में मिली है ना, जून 2024 में, है ना। 5 या 6 जून की बात है, 5 या 6 जून की बात है, लिखिएगा। ये क्या है? नागी और नकटी दो हैं, ठीक है। ये मानव निर्मित आर्द्र भूमियां हैं, मानव निर्मित आर्द्र भूमियां हैं ये याद रखना। कहाँ पे है? जमुई में, अपने जमुई मतलब बिहार, ठीक है। चल लिख, हो गया। अब भारत में रामसर स्थल कितने हो गए टोटल? 82। 82। तो लिखिएगा, रामसर के बारे में लिख लो। अब क्या है? एक अंतर सरकारी संधि है, पहली बात तो ये अंतर सरकारी संधि है, ये लिख लो। क्यों है? आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके तार्किक उपयोग के लिए, उनके तार्किक उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। 2 फरवरी 1971 ईरान का रामसर शहर, ठीक है, यहां पे इसको अपनाया गया। और भारत में कब लागू हुआ? 1982 में लागू हुआ, ठीक है। एक चीज और लिख लेना इसके अंतर। अच्छा, एक चीज याद ध्यान रखना कि 1982 में जब भारत में रामसर कन्वेंशन लागू हुआ था, तो भारत के 2 क्षेत्रों को रामसर साइट्स के रूप में मान्यता दी गई थी। वो दोनों क्षेत्र कौन कौन से थे? किसी को पता है आप में से? हैं? चिल्का झील, केवलादेव, ये है उड़ीसा में, और ये है कहाँ? भरतपुर, राजस्थान में। चल, ये दोनों शामिल हुए थे सबसे पहले, यही भारत के सबसे पहले रामसर स्थल में शामिल होने वाले यही दो, ठीक है, याद रखना इसको। हाँ, लिखिएगा। इसके तहत केवलाद्वीप का है। केवलादेव भरतपुर में है, और केवलादेव जो अभयारण्य है ये साइबेरियन क्रेन के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है।
साइबेरियाई क्रेन के लिए बड़ा फेमस है। ओके, चलिए लिखिएगा, इसके तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया। हो गया, ठीक है भाई। सर आर्द्र भूमियों की बात क्या लिखे? बोल दीजिए सर। महारानी मंदिर की, आप ही के साथ हुआ। महारानी मंदिर अगला टॉपिक है। लिखिएगा, कहां पर है ये? गुलमर्ग में है। गुलमर्ग में है, जम्मू कश्मीर में। क्यों चर्चा में रहा? भीषण अग्निकांड, अग्निकांड के कारण चर्चा में रहा। निर्माण कब हुआ है? 1915 में। किसने किया? कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह की पत्नी है जिनका नाम है मोहिनी बाई। इन्होंने गुजराती में क्या था? चलिए लिखिए थोड़ा थोड़ी, ठीक है। अच्छा, इसका नाम लिख लीजिएगा, मोहिनेश्वर शिवालय। मोहिनी बाई जी ने बनवाया था ना, तो मोहिनी जी सर। बाई जी के नाम पर इसका नाम पड़ा है मोहिनेश्वर, मोहिनेश्वर शिवालय, ठीक है। मोहिनेश्वर शिवालय या फिर इसको बोलते हैं रानी मंदिर। ये दो नाम इसके हैं, रानी मंदिर भी है, मोहिनेश्वर शिवालय भी इसका नाम है, ठीक है। अब इसका डिजाइन कुछ ऐसा है, चाहो तो लिख लो। इसका डिजाइन कुछ ऐसा है कि गुलमर्ग के सभी कोनों से इसे देखा जा सकता है, ठीक है। क्या कहिए सर? इसका डिजाइन कुछ ऐसा है कि जिससे पूरे गुलमर्ग में कहीं से भी देखा जा सकता है, ठीक है। अलग से लिखिएगा, प्राचीन काल में इसे इसे डोगरा राजाओं का शाही मंदिर माना जाता था, शाही मंदिर माना जाता था, जहां पर शिव और पार्वती की मूर्तियां स्थापित हैं, ठीक है। हो गया। भारतीय, अलग से फिर से लिखिएगा, अलग से फिर लिखिएगा, भारतीय सेना द्वारा 2021 में स्थानीय समुदायों के सहयोग से मंदिर को बहाल करने का प्रयास किया गया। मंदिर को बहाल किया गया लिखिएगा, प्रयास की क्या जरूरत है। हो गया भाई। अगला टॉपिक लिखिएगा, ओलेग कोनोने चर्चा में क्यों रहे? अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति, ओके। कहां के हैं ये? रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं भाई, रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने 2008 में क्या किया था? लिखिएगा, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की
2008 से लिख लीजिएगा, 2008 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की 5 यात्राएं कर चुके हैं। ओके, इनसे पहले भी किसी ने रिकॉर्ड बना रखा है। लिखिएगा, इन्होंने सॉरी गन्नेडी पडल्का, कौन है, ये भी रूस के ही हैं। 878 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, है ना भाई? हो गया। अगला टॉपिक लिखिएगा, राकेश मोहन जोशी। राकेश मोहन जोशी ये कौन है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के क्या बनाए गए? संस्थान के हैं भाई, कुलपति बने हैं ये, कुलपति बने। इसको बोलते हैं IIFT, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब IIFT क्या है? IIFT क्या है फिर? सॉरी, सर क्या है विदेश व्यापार से पहले? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। IIFT क्या है? 1963 में स्थापित, भारत सरकार ने स्थापना की थी, नई दिल्ली में है ये। वाणिज्य मंत्रालय के तहत क्या है? प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल है, बिजनेस स्कूल है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य लिख लीजिए, भारत के बाहरी व्यापार क्षेत्र के लिए कौशल निर्माण, योगदान देना, ठीक है। - 2002 में क्या किया गया? मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ठीक है। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा चर्चा में रहा है। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा क्या है ये? इसकी अभी मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, मंत्री स्तरीय बैठक हुई, सॉरी, बैठक कहां पर हुई? सिंगापुर में, ठीक है। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ है सिंगापुर में। भारतीय प्रतिनिधि कौन गए? भारतीय प्रतिनिधि कौन थे इसमें? नाम लिख लो, श्री सुनील बर्थवाल। ये कौन भाई? वाणिज्य विभाग के सचिव, वाणिज्य विभाग के सचिव हैं ये गए थे, मतलब इनके नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल भारत का गया था, ठीक है ना। ओके, इसकी नवंबर 2023 में भी एक बैठक हुई थी, उसमें स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और समृद्धि के लिए व्यापक समझौता हुआ था। एक लाइन में चाहो तो लिख लो, नवंबर 2023 में हुई बैठक, नवंबर 2023 में हुई बैठक में
स्वच्छ अर्थव्यवस्था, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और समृद्धि के लिए व्यापक समझौता हुआ। ठीक है, हो गया। अब जहां नवंबर 2023 वाला लिखे हैं ना लाइन, उसी पे ऐसे करके लिख लीजिएगा। क्या लिखना है इसमें? भारत ने मंत्री स्तरीय विचार विमर्श में, भारत ने मंत्री स्तरीय विचार विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया, साथ ही औपचारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किए। साथ ही की जगह लेकिन लिख लेना ज्यादा अच्छा रहेगा ना, लेकिन, लेकिन औपचारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किए। अब ये है क्या? आईपीएफ, आईपीईएफ क्या है? एफ क्या है ये? शुरुआत लिख लो 2022 में। कहां पर की गई? जापान में। देश हैं 14 सदस्य, 14 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं उनके नाम भी लिखना जरूरी है। तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, फिजी है, भारत है, इंडोनेशिया भी है, जापान है, कोरिया गणराज्य है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी है, फिलीपींस, सिंगापुर भी है, थाईलैंड, वियतनाम भी है इसमें, और अमेरिका भी है। अमेरिका मतलब यूएसए। ठीक है, इतने देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, हो गया। उद्देश्य भी लिख लो। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सदस्य देशों में विकास, सदस्य देशों में विकास, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के साथ, और समृद्धि के साथ आपसी सहयोग को मजबूत करना, आपसी सहयोग को मजबूत करना। चार स्तंभ लिख लेना। चार स्तंभ हैं इसके। तो पहला लिख लो व्यापार, दूसरा लिख लो आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, लचीलापन, तीसरा लिख लो स्वच्छ अर्थव्यवस्था, और चौथा लिख लेना निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। ठीक है, ओके। भारत के बारे में लिख लो स्तंभ 1 पर्यवेक्षक है, बाकी 2, 3 और 4 में क्या है? ये शामिल है। ठीक है ना, हो गया।